सा INS सेवानिवृत्त हो गया है? कौन सा हुआ है? INS कृपन। सेवानिवृत्त होने का क्या मतलब है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये बताओ INS होता क्या है? INS की फुल फॉर्म नहीं पता तुमको? हाँ, इंडियन नेवी सर्विस। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? शिप। ठीक है, सर्विस में क्या होते हैं? ये शिप। ये इंडियन नेवी सर्विस, दिस इज इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप। तो हाल ही में जो INS किरपन है वो सेवानिवृत्त हो गया है। सेवानिवृत्त होने का मतलब है कि वो अब रिटायर हो गया है। ठीक है, वो अब काम, लड़ाकू विमान अब वो नहीं रहा, मतलब वो अब नौसेना को सेवा प्रदान नहीं कर रहेगा। ठीक है, अब क्या किया है INS तिरपन जो है, जैसे ही सेवानिवृत्त हुआ है तो ये वियतनाम को गिफ्ट में दे दिया है इंडिया ने। ठीक है, वियतनाम को दे दिया है उपहार के तौर पर। और जो जब भी कोई शिप या कोई चीज उपहार के तौर पे किसी को दी जाती है तो वो फिर उसका रिटायर होने के बाद कैसे यूज करते हैं? एक म्यूजियम की तरह। ठीक है, वो वहाँ पे कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, वो उसे म्यूजियम की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लगा सकते थे, बट वो कुछ इनकी ट्रीटीज वगैरह होती है ना, नेगोशिएशन ट्रीटीज, तो उस हिसाब से ये वियतनाम को दे दिया है। ठीक है, INS किरपन ये अराउंड 30 ईयर्स से सेवा में था और उसके बाद अब ये रिटायर हो गया। सेवानिवृत्त कोई भी विमान अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि अब उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो उतनी नहीं है। ठीक है, टेक्निकल इशू आने लगते हैं। ठीक है, जब भी कोई रिटायर होती है मशीनरी तो उसमें टेक्निकल इशू की वजह से होता है। तो INS किरपन का नाम याद रखना। और वाइट बैक्ड वल्चर IUCN की रेड डाटा बुक में कौन से स्थान पर है? वाइट बैक्ड वल्चर, वल्चर तो पहले तो पता होगा वल्चर क्या होता है, गिद्ध। ठीक है, और गिद्ध की पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही है? पता है किसी को? गिद्ध की, वल्चर्स की हंटिंग नहीं, इनकी हंटिंग कौन करेगा, कोई खाता नहीं है। अच्छा, वल्चर किस लिए जाने जाते हैं? वल्चर्स जो है ये इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के नाम से जाने जाते हैं। इकोसिस्टम में इन्हें कहते हैं डेट्रिटस। ठीक है, इन्हें कहते हैं डेट्रियस या डेट्रिटस। इनका क्या काम होता है? ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म जो एनिमल होते हैं उनको उन पे फीड करते हैं, डेड पे। ये कोई भी चीज अलाइव नहीं खाते, डेड खाते हैं। तो ये क्या कैसी चीजें खाते हैं? जैसे कि पशु, कोई भी एनिमल जो कि डेड हो जाते हैं उनको खाते हैं। अब तुमने देखा होगा कि अब रिसेंट में मिल्क इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए या कुछ एनिमल को ट्रीट करने के लिए उनको दवाइयां दी जा रही हैं, इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक दवाई है डिक्लोफेनाक। तो डिक्लोफेनाक जो है वो उस कैटल के लिए तो सही है, उसके बीमारी ठीक करने के लिए, बट वो उसकी बॉडी में तो रह ही जाती है। जब वो डेड हो जाता है एनिमल और वल्चर उस पर फीड करते हैं, खाते हैं वल्चर उसको, तो वल्चर मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो इंटेंसिटी ड्रग की होती है वो उससे संभाल नहीं पाते। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि डिक्लोफेनाक जैसा जो ड्रग है ये ज्यादा कैटल को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने वो ड्रग बैन भी कर दिया है कि आप जो एनिमल्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए कोई और दवाइयां यूज कीजिए, ये वाले ड्रग यूज मत कीजिए, इनकी वजह से इनकी मौत हो रही है। ठीक है, तो व्हाइट बैक्ड वल्चर जो है ये IUCN की रेड डाटा बुक लिस्ट में कहां पर है, कौन से स्थान पर है? तो ये है बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? अच्छा, तुमने ये सुना है ना
अभी हमने पढ़ा भी है, वर्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, क्या होते हैं ये सारी चीजें। देखो, तुम्हें मैं बिल्कुल इसका वो बता देती हूँ कि रेड डाटा बुक में क्या क्या होता है। ये लिस्ट किस किस बेसिस पे होती है। देखो, जो इसकी कैटेगरीज है उसमें है एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अच्छा ये तुम ये कैटेगरीज एक बार लिख लेना बस। एक्सटिंक्ट हो गई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वर्नरेबल। टॉप 3 टॉप 4 लिखो बस। देखो, क्या क्या डिफरेंस है आईयूसीएन की जो कैटेगरीज है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो मेनली जो है कैटेगरीज काफी हैं, बट उसमें टॉप 4 तुम लोगों को याद करने की जरूरत है। जो एक्सटिंक्ट है, ये स्पीशीज कैप्टिविटी में रखी गई हैं। ये ये वाली जो स्पीशीज है ये कैप्टिविटी में रखी गई है। इट मीन्स क्या है कि एनवायरमेंट में ये अब लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, अब बची नहीं है, ठीक है, नेचर में नहीं है, कैप्टिविटी में रखी गई है। जैसे कि जू में या वो करते हैं ना ब्रीडिंग सेंटर्स में, वहां पर रखे जाते हैं, बट नेचर में ये लुप्त हो गई है, तो इसे तो कहते हैं एक्सटिंक्ट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है 90% ऑफ पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, खत्म, ठीक है। अब 10% बचे हुए हैं। इट मीन्स क्या है कि इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जो वो है मीजर्स, ज्यादा मीजर्स या उनके लिए एक कह सकते हैं कि इमीडिएटली कदम उठाने हैं, यानी कि इमीडिएटली एक्शन लेना है इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जिनकी 70% ऑफ पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये एंडेंजर्ड कहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना हो और उसके बाद ये एक्सटिंक्ट ना हो, इसलिए इनके भी कंजर्वेशन के लिए मीजर्स अपनाए हुए हैं। और फिर आते हैं वनरेबल, जो एंडेंजर्ड होने की कगार पर है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिन एनिमल को इसमें एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल दिया गया है। इट मीन्स कि अब वो नेचर में नहीं रहा, ठीक है, उसके कंजर्वेशन के लिए जो कैप्टिविटी में रखे गए हैं। अब जैसे कि तुम लोगों को चीता का एग्जाम्पल देते हैं, चीता 1952 में हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए थे, ठीक है। विलुप्त होने के बाद अब नामीबिया से, अफ्रीका से चीताज मंगाए गए हैं, ठीक है। अब उस 12 चीता में से काफी जो चीताज है उनकी अभी एक चीता ने 4 कब को भी जन्म दिया था, ठीक है, उसमें से 3 उसके बेबीज भी मर गए। और वहां पे जो कुनू नेशनल पार्क में 12 चीता है, उसमें से मोस्टली जो चीताज है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क बहुत छोटा है बेटा। अब तुम ये सोचो, चीते को हंटिंग करने के लिए कितना एरिया रिक्वायर होता है, काफी एरिया रिक्वायर होता है, ठीक है। तो एक छोटे, मतलब छोटा हम ऐसे नहीं कह रही है, बट 12 चीता के लिए एरिया भी तो बड़ा होना चाहिए ताकि वो उस एरिया तक हंटिंग कर सके। 12 चीता को सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में लाके रख दिया। हाँ, मैदानों में भी। और एक और चीज है बेटा, उनके बीच में फिर कंपटीशन रहेगा। 12 के 12 एक ही पार्क में रखे हुए हैं, एक ही नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क का मतलब ऐसे ये नहीं है कि वो पार्क है, इट मीन्स इट्स अ फॉरेस्ट, है तो फॉरेस्ट। बट जो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस 4 लोगों को तुम खाना दे रहे हो एक थाली में, तो 4 लोगों की तो लड़ाई होगी ना उस एक थाली के ऊपर। तो वहां पर क्या है, हंटिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हंटिंग की। कुल्लू नेशनल पार्क में शिकार उतने हैं नहीं, जो पॉपुलेशन है। अब 12 के 12 चीता को फीड करना कितनी बड़ी बात है एक नेशनल पार्क में। इन्हें क्या करना चाहिए था कि पहले वहां पे रखते, जब जैसे ही दिख रहा था
किसी और जगह भी शिफ्ट करते उसको, ठीक है। बट 12, अब 12 में से पता नहीं कितने बचे हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। 12 मंगाए थे, 8 की डेथ हो चुकी है अभी तक। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, अब उसके कारण ये भी बताए जा रहे हैं बेटा, एक तो कारण होगा कुल्लू नेशनल पार्क बहुत छोटा है, दूसरा कारण है कि जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो उनको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रहते हैं सवाना ग्रासलैंड में। सवाना इज अ ग्रासलैंड, ठीक है, वो ओपन है, वहाँ का टेम्परेचर उतना मतलब हमारे यहाँ पे जो मानसून है, मानसून क्लाइमेट नहीं है वहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही रहता है, उन्हें वहाँ के टेम्परेचर की आदत है। उन्हें जो मॉइस्ट टेम्परेचर है इसकी आदत नहीं है, कुछ को तो इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, मानसून की वजह से। तो ये रीजन है, ये याद रखना, व्हाट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और प्रोजेक्ट चीता में से अब तक 8 डाइड हो गए। अब ये है जटायु संरक्षण ब्रीड केंद्र कहाँ पर बना है, ये भी बेटा वल्चर से रिलेटेड है। जटायु तुमको पता ही है कि वल्चर को ही रेफर करते हैं। तो ये पिंजौर हरियाणा में इसका सेंटर बना हुआ है, ब्रीडिंग सेंटर। वहाँ पे क्या करते हैं कि ये यूजुअली जहाँ पे ब्रीड करते हैं तो इनके बेबीज के मरने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अब ब्रीडिंग सेंटर में इनको एग जो है इनके नेस्टिंग होती है, हैचिंग करते हैं उसमें टेम्परेचर में, जैसे तुमने देखा होगा पोल्ट्री फार्म में हैचिंग होती है, अब मास प्रोडक्शन बच्चों का, छोटे छोटे चूजे, तो ऐसे ही इनको भी रखा जाता है, पर इनको उसमें रखा जाता है सर्विलांस में, ताकि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो वो ट्रीट हो सके, ठीक है। और इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, ये नीति आयोग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है, मणिपुर से। अच्छा, मणिपुर की कंडीशन से सभी पता है सबको, न्यूज में देख ही रहे होंगे तुम लोग, नहीं देखा, वही तो, तुम्हें ये ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। अच्छा लिसन व्हाट, देखो मणिपुर, पहले तो मणिपुर के बारे में जान लो, क्या है मणिपुर। मणिपुर इस एक राज्य है हमारा, ठीक है। और तुम्हें ये सिचुएशन भी पता होनी चाहिए, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। और उसमें इतने वायलेंस में अभी तक करीबन 180 पीपल मर चुके हैं वायलेंस में, ठीक है। और मल्टीपल विमेंस का रेप हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो ये मणिपुर का जो इशू है, ये हमारे कंसर्न का ही है। मणिपुर में बेटा 2 तरह की ट्राइब है। जो मेजॉरिटी में है वो है मैतेई कम्युनिटी, मैतेई, या जो अपने आप को मीती या जो भी कहती हैं। और एक है कुकी, जोमी और नागा कम्युनिटी। अब मणिपुर जो है ये एक स्टेट है, तुम्हें पता ही है बेटा, इसका एक तरफ इस बॉर्डर पे इसके म्यांमार है, म्यांमार है, और देखो जो मेजोरिटी में कुकी में क्या है, जो पॉपुलेशन है मैटी कम्युनिटी जो है 52% ऑफ पॉपुलेशन मैटी कम्युनिटी की है, ठीक है। और कुकी जो कम्युनिटी है वो ओनली 40% ऑफ है, ठीक है। वायलेंस कब स्टार्ट हुआ वहां पे, हिंसा कब स्टार्ट हुई है, वहां के हाई कोर्ट ने, वहां पर जो हाई कोर्ट है, वहां के हाई कोर्ट ने अप्रैल में एक ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर के तहत जो ये मैती कम्युनिटी है इन्हें एसटी का स्टेटस दे दिया जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाता है तो इनका भी फॉरेस्ट पे और बाकी जो रिसोर्सेज है उन पे पूरा अधिकार हो जाएगा, जिसको जो ये कुकी और जोमी कम्युनिटी क्या कर रही है, अगेंस्ट में है। ये क्या कह रही है कि मैतेई कम्युनिटी जो है, अगर इनको एसटी का स्टेटस दे दिया, इनको एसटी का स्टेटस बेटा मिला हुआ है, कि अगर इन्हें एसटी का स्टेटस दे दिया तो जो वो रिसोर्सेज है
वो आपस में बटेंगे और फिर उसकी वजह से और ज्यादा क्लैश होंगे, तो ये उसके अगेंस्ट है। फिर इस अप्रैल में जो ये ऑर्डर आया था 12 अप्रैल के आसपास, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में इन लोगों ने एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, ठीक है, कुकी जोमी और इस कम्युनिटी ने, नहीं इस कम्युनिटी ने, ठीक है, इन्होंने एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला और उसके बाद इनके बीच में तब से वायलेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब एसटी का स्टेटस किसी भी कम्युनिटी को मिल जाता है तो उसका क्या क्या उसके पास फायदा हो जाता है, उसको फॉरेस्ट और जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे होते हैं वो सारे जो राइट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैटी कम्युनिटी जो है, ये पॉपुलेशन इसकी इस कम्युनिटी से 60 में से 40 एमएलए हैं असेंबली में, ठीक है, 60 में से जो 40 एमएलए हैं वो इस कम्युनिटी से है, और इसमें 60 में से केवल 20 एमएलए इस कम्युनिटी से हैं, ठीक है। अब इनमें क्लैश किस बात को लेकर चल रहा है कि इन्हें एसटी का स्टेटस क्यों दिया जा रहा है, इन्हें मत दो, क्यों, क्योंकि बेटा मैं ये बाहरी है, हाँ, मैटी कम्युनिटी आउटसाइडर है, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, और इनको ये बेटा डेवलप्ड भी है, मैटी कम्युनिटी जो है दीज आर डेवलप्ड, इनके पास हॉस्पिटल, एजुकेशन और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल भी मिले हुए हैं, एजुकेशन भी है, रिसोर्सेज भी है, और ये जो लोग हैं ये लोग डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हाई कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि इस मामले में वो किसी भी एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दे। किसके हाथ में है पावर, बेटा ये पावर है गवर्नर के हाथ में, या तो गवर्नर डिक्लेयर करेगा, और गवर्नर भी अपने आप डिक्लेयर नहीं करेगा, वो भेजेगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, ठीक है। ऐसे हाँ बेटा ये, हाँ ये 10 साल से मांग रहे हैं इस चीज को, और वहां पर जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसका जीतने का कारण ही यही था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें एसटी का स्टेटस दिला देंगे, ठीक है। जो मेन जो कहानी है वो यहाँ पर है, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, सपोर्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि 40 एमएलए इस कम्युनिटी के हैं, अगर इनको नहीं दिया एसटी का राइट तो जो 40 एमएलए है वे विद्रोह कर देंगे, इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए कुछ नहीं हो रहा वहां, ठीक है। बेटा तो ये तो आराम से बात बैठ के भी तो हो सकती है, वायलेंस रोका भी तो नहीं जा रहा, प्रॉब्लम तो ये है दोनों ने, दोनों कम्युनिटी आपस में भिड़ी हुई है, और अब जो ज्यादा डोमिनेंट वन है जिसे नहीं रोक पा रहे हैं वो ये है, इन्हें रोक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इस वायलेंस का देखो हल जो निकलेगा वो हल निकलेगा प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से, बट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू स्पीक, ठीक है। अगर वो इंटरवेन कर दें, जो दोनों पार्टी के जो भी हेड है उनको ला करके बिठाया जाए, सबकी मांगे देखी जाए और उनकी एस्पिरेशन पूरी करो, आप बात तो करो, डायलॉग से ही तो बात बनेगी, तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इसके साथ साथ तुम्हें एक और चीज इसमें जाननी चाहिए, इसका जो बॉर्डर है वो बेटा म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार में तुम्हें पता है कि वहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, वहां का कुछ नहीं पता प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ से ड्रग आता है, और ये वाली जो कम्युनिटी है इनको ये हथियार, ड्रग, ये सब वो करते हैं, ठीक है। इस वजह से सबसे ज्यादा अनरेस्ट बना हुआ है, ये है वायलेंस, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्या चल रहा है वहां, कौन कौन से ट्राइब है, और हल तो देखो तभी निकलेगा जब कोई इंटरवेंशन टॉप लेवल से होगा, टॉप लेवल से कोई सपोर्ट आ ही नहीं रहा। इस चीज का मैं बता रही हूँ सोल्यूशन निकल जाएगा, जब वो आउटसाइडर है, आप ऑलरेडी डेवलप्ड हो, आपको एसटी के स्टेटस की क्या जरूरत है, सबसे बड़ी बात तो यही है। व्हेन यू तो वादा कर दिया ना, इलेक्शन में वादा किया था ना, वो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो वो ठीक है। अरे तुम सोच नहीं रहे हो यार, 60 में से 40 एमएलए उनके हैं, समझ नहीं रहे हो,
फिर 40 ml एक एक करके चले गए ना तो उनकी सरकार गिर जाएगी, प्रॉब्लम ये है। तो चल तो रहा है। तुम्हें पता है कुकी और जोमी, कुकी और जोमी कम्युनिटी की जो अब मतलब ये कुछ और यूज नहीं कर पा रहे ना, तो उनकी विमेन्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी विमेन्स पे हमला कर रहे हैं ये लोग। और पता है इस तरह की चीजें हो रही हैं कि वहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट पढ़ते थे दिल्ली से, उन्होंने ये बताया कि वो पर्टिकुलर पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुकी कम्युनिटी से है, अगर है तो उसे मार रहे हैं, आईडी कार्ड दिखाओ। यहाँ तक की चल रही है वहाँ पे, इस तरह का वो चल रहा है वायलेंस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस, अच्छा ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसे कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश नहीं, राज्य में बताओ पहले, और फिर इसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? पंजाब, पंजाब। गेहूं के जो सबसे बड़े उत्पादक है टॉप में, वो हमारा उत्तर प्रदेश और पंजाब है, ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ा कौन है? चीन, और दूसरे नंबर पे क्या है? भारत। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सबसे बड़ा उत्पादक है, जैसे कि डायमंड का जब हम डिस्कशन कर रहे थे सूरत वाला, तो डायमंड का बेटा प्रोड्यूसर की बात आ रही थी कि प्रोड्यूसर हम प्रोड्यूस तो नहीं करते, बट डायमंड का प्रोड्यूसर टॉप है रशिया, क्योंकि रशिया में क्या है? कोल माइन सबसे ज्यादा है। और हीरा मिलता कहाँ है? कोल माइंस में। किसका बना होता है? किसका बना होता है? हाँ, हाईली कंप्रेस्ड जो कार्बन होता है, ग्रेफाइट, पहले ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, हाईली प्रेशर में, इंटेंस प्रेशर में, ठीक है, वहां पे वो डायमंड बन जाते हैं, और वो बहुत डीप में भी होते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये याद रखना, इंटरनेशनल सोलार अलायंस कब साइन हुई थी? तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो है 2015 में साइन हुई थी, फ्रांस और भारत इसके फाउंडिंग मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है फ्रांस के लिए, और इंडिया वाला जो है वो गुरुग्राम इंडिया में है, ठीक है। इसका भी याद रखना, इंटरनेशनल सोलार अलायंस। और हाल ही में हीट इंडेक्स किसने जारी किया है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है।